टाइप नंबर 8 परसेंटेज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अब सवाल को एक बार आराम से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ राइस डिक्रीजेस बाय 20% if a person can buy 40 kg rice before reduction, then with same expenditure how much rice he can buy now। सवाल समझ में आया कि यानी पहले जो है प्राइस कुछ भी था उससे 20% गिर गया है और एक आदमी पहले 40 केजी खरीद सकता था, तो बताओ अब कितना खरीद सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको हमेशा सवाल को समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक, पहले एकदम बेसिक तरीके से समझते हैं, जो आप में से काफी सारे यूज करते होंगे। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सबसे अच्छी बात है। ठीक, हमने ये डिस्कस कर लिया है कि प्राइस इनटू में कंजम्पशन जो है ये बराबर होता है एक्सपेंडिचर के, जहां पर प्राइस और कंजम्पशन कैसे रिलेशन में होते हैं? इनवर्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर देखो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया 20% से। देखो 20% का मतलब क्या होता है? आपने कहा सर 20% होता है 1/5। तो अगर हम प्राइस की बात करें ओल्ड और न्यू, तो मेरे भाई प्राइस जो है वो 5 अगर था तो 1 कम हो गया, तो अब नया प्राइस 4 हो गया, तो कंजम्पशन जो है वो 4 से 5 होना चाहिए। सवाल कह रहा है अ पर्सन कैन बाय 40 केजी राइस बिफोर। आपको ये जरूर देखना है कि 40 केजी वो पहले खरीद रहा था तो इसकी वैल्यू 40 हो गई, अगर वो 40 केजी अब खरीद रहा है तो इसकी वैल्यू 40 होगी। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि ये 4 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू बताओ 50। अगर वो कहता कि 40 केजी वो अब खरीद पा रहा है आफ्टर रिडक्शन, यानी मूल्य कम होने के बाद, तो यहां पर 5 की वैल्यू 40 हो जाती, 1 की वैल्यू कितनी आ जाती? 8। तो पहले कितना खरीद पाता? 32। ये हो गया एकदम बेसिक तरीका। मैं कह रहा हूं ऐसे ना करके आप सीधे ऐसे करो ना कि 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। तो प्राइस जो है वो 5 से 4 हुआ होगा। हम कंजम्पशन को 4 से 5 करते थे, हाँ या ना भाई? 5 से 4 प्राइस हुआ है तो कंजम्पशन जो है वो 4 से 5 होगा। ये ओल्ड है, ये न्यू है, बात हम कंजम्पशन की कर रहे हैं। तो आप ये देखो सीधे 4 की वैल्यू 40 दी है तो 10 की वैल्यू 5 की वैल्यू कितनी होगी? 50। 1 की वैल्यू 10, खत्म। क्यों हम उसको बार बार ही लिख रहे हैं? यहीं पर खत्म हो सकता है, कंसेप्ट को क्लियर रखना है। डन है? ठीक है, सो 50 वाज द करेक्ट आंसर। अब सवाल को ट्राई करिए। आई होप आंसर आ गया होगा। अगर आपका किसी भी सवाल का उत्तर नहीं आता है ना, तो आप आराम से उसको क्या करो, पॉज करके वीडियो को देखते रहो। दूसरी बात, अब देख लो लाइव क्लास होती है तो बातचीत ज्यादा होती है। लाइव क्लास में अगर ये लाइव क्लास होती तो आप बस ये कह पाते सर रिपीट कर दो। मैं पहले ही सवाल को इतने आराम से समझा रहा हूं, कोई भी एजुकेटर आप कहीं भी पढ़ोगे तो पहले आपको आराम से बताएंगे, फिर आप रिपीट करने को कहोगे तो उसे फास्ट ही तो बताएंगे। तभी तो आप समय को पीछे ले जाने की पावर रखते हो, तो और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्योर रिकॉर्डेड वीडियोस। प्योर रिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ? लाइव नहीं है, लाइव का रिकॉर्डेड फॉर्म नहीं, केवल रिकॉर्ड ही की जा रही है आपके लिए। आ जाइए, सवाल क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज नहीं होगा, या तो केवल इंक्रीजेज होता है या इज इंक्रीज्ड बाई। ठीक है, तो प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया तो 1/10, यानी कि जो कंजम्पशन है वो क्या करना पड़ेगा? प्राइस 10 से 11 हो गया तो कंजम्पशन को 11 से 10 करना पड़ेगा। कंडीशन क्या? अगर मैं खर्चा उतना ही करना चाहता हूं, इफ अ मैन कैन बाय 154 ऑब्जेक्ट बिफोर इंक्रीज, तो ये पहले का बता रखा है कि पहले इतनी खरीद सकता था, तो बताओ अब कितनी खरीदता होगा आफ्टर इंक्रीज विद द सेम एक्सपेंडिचर? खर्चा उतना ही रखना है। तो प्राइस 10 से 11 हुआ है तो कंजम्पशन 11 से 10 हो जाएगा। तो 11 की वैल्यू दी हुई है, 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 154 इज वैल्यू ऑफ 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10। 11 से कितनी बार जा रहा है ये? 14 टाइम्स, तो 14 10 जा 140। वेयर इज 140? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां पर सवाल का टाइप जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। एक बार आप सवाल को आराम से पढ़ो। अटेम्प्ट करना है ना कोई भी सवाल, उससे पहले उसको आराम से पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। सीधे हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। एक बार आप सवाल को पढ़ो, उसको समझो, ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करो, कंसेप्ट वैसा ही कुछ है। करें डिस्कस, आ जाइए। कह रहा है प्राइस ऑफ एग्स इज इंक्रीज्ड बाय 25% ड्यू टू विच अ मैन कैन बाय 4 eggs लेस फॉर 240 रुपीज, फाइंड रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एन एग। बिल्कुल बेसिक से पहले देखेंगे, प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो प्राइस जो है
ओल्ड न्यू। प्राइस 25% से बढ़ा है, 25% का मतलब 1/4। तो पहले प्राइस अगर 4 था तो अब प्राइस कितना हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन जो है वो 5 से कितना हो जाएगा 4। कंजम्पशन 5 से कितना हो जाएगा 4। तो अब वो कितना कम खरीद पा रहा है, देखना कितना कम खरीद पा रहा है 4 अंडे। लेकिन यहां मैं देख पा रहा हूं 4 अंडे नहीं 1 रेशियो। तो मैं कह सकता हूं 1 रेशियो बराबर 4 अंडे। यानी पहले अगर वो 20 अंडे खरीदता था तो अब कितने अंडे खरीदता होगा 4 4 16। यहां तक आ गए। दोनों केस में क्या वो खर्चा बराबर नहीं रख रहा होगा, बिल्कुल बराबर रख रहा होगा। उसने पूछा है फाइंड रेड्यूस्ड प्राइस। रेड्यूस्ड प्राइस मतलब नया वाला प्राइस बताइए, यानी कि नया वाला कंजम्पशन को उठाना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप मेरे से न्यू प्राइस पूछोगे, अगर आप मेरे से न्यू प्राइस पूछोगे तो मैं क्या करूंगा 240 रुपए खर्च करते हैं और 16 अंडे खरीदते हैं। ये आ गया न्यू प्राइस, न्यू कंजम्पशन, और दोनों टाइम खर्चा तो इतना ही है। तो 8 से गया ये आपका 2 बार, 8 से गया ये 30 बार, 30/2 यानी 15 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आराम से समझिएगा, आप में से कईयों को सवाल अगर आता भी है तो भी सीखने को बहुत कुछ है, ठीक है। हम तो ये मान के चल रहे नहीं आता है कुछ भी, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, कुछ नहीं आता है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर ओल्ड प्राइस की, तो ओल्ड प्राइस कितना होता अगर वो पूछ लेता ओरिजिनल प्राइस ओल्ड प्राइस, तो 240 रुपए खर्च होते थे और हम कितने अंडे ले रहे थे 20। तो पुराना जो प्राइस था दैट वाज 12 रुपए। बात क्लियर होगी सभी को, बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे आंसर आया था 15 और 12। अब आते हैं इसके एकदम बेहतरीन अप्रोच पर। आराम से समझना, बिल्कुल आराम से। और यहां पर हम इस सवाल को एक बार चेंज भी करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं। अभी आप बता तो सकते नहीं, सर बोला था कि बताएंगे, मैं भूल गया तो, है ना, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं। अकेले है ना मैं और बस मेरा कैमरा। चलिए आ जाइए, मान रहा हूं कि आप बैठे हो, इधर आओ, फोकस, वापस आ जाइए। दूसरा तरीका क्या है, अब इसे इस तरीके से समझो कि पेट्रोल के प्राइसेस मान लो 20% इंक्रीज हो गए। अभी पेट्रोल का प्राइस हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 100 रुपए है, ठीक है, और बाद में कुछ समय बाद ये प्राइस 120 रुपए हो जाता है, ठीक। हम 600 रुपए की पेट्रोल डलवाते थे। हम कितने रुपए की पेट्रोल डलवाते थे 600 रुपीज की पेट्रोल डलवाते थे। तो बताओ 100 रुपए में, ये 100 रुपए के हिसाब से 600 रुपए में कितनी लीटर पेट्रोल आएगी 6 लीटर। यानी हम क्या करते थे, हम सीधे जाते थे, कहते थे भैया 6 लीटर पेट्रोल, 6 रुपए लिख दिया, भैया 6 लीटर पेट्रोल डाल दो, ठीक है। अब पेट्रोल एकदम तुरंत 120 रुपए की हो गई। मैंने कहा भैया ऐसा करो, ऐसा करो 6 लीटर पेट्रोल डाल दो, ठीक है। मैंने उसे 600 रुपए दे दिए। तो वो क्या करेगा, पेट्रोल डालेगा और 5 लीटर पर रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, 120 इंटू में 5 600 हो गया, 5 लीटर पर वो रुक गया। मैंने कहा भैया 6 लीटर डालते थे ना, कहता भैया अभी आपके पास पैसे कम हैं, आपने कम पैसे दिए। तो मैं पूछूंगा 6 लीटर के लिए कितने कम दिए, कहेगा 120 रुपए। कितने 120 रुपए। यानी कि मेरे पास कितने रुपए कम पड़ गए। अगर आप ध्यान दो, देखो प्राइस बढ़ा था 20%, उसने कहा कि भैया 120 रुपए और दो, तो देखो कितना मेरे पास कम पड़ गया, इसका 20%, ठीक है। तो यानी इसका 20% कितना 120, और उसने मुझे कितने कम लीटर पेट्रोल दिया 1 लीटर कम दिया। यानी आज की डेट में 120 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आता है। तो आज का प्राइस तो पता चल ही गया ना सबसे पहले तुरंत। फिर से रिपीट करते हैं कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरे पास उतने रुपए कम पड़ेंगे, कितने, जितने परसेंट प्राइस बढ़ गया है। तो इसका 20% कितना 120 रुपए ही कम पड़े। अब इसका अपोजिट केस लेते हैं, प्राइस 120 था, नेक्स्ट डे में जाता हूं, मैं लेता था 5 लीटर, मैं लेता था 5 लीटर 120 रुपए के हिसाब से, और अगले दिन में जाता हूं प्राइस 100 हो जाता है। तो अभी आप सबसे पहले ये देखो प्राइस कितने परसेंट कम हुआ है, तो आपको 20/120 यानी 16 सही 2/3%, है ना, इतने परसेंट प्राइस कम हो गया है। और अब मैं जाता हूं तो मैं कहूंगा भैया 5 लीटर पेट्रोल डाल दो, वो 5 लीटर पेट्रोल डाल देगा। उसके बाद कहेगा भैया और ये लो पैसे, कितने पैसे अभी मुझे नहीं पता है। मैंने कहा भैया इसका और तेल डाल दो, कितना तेल डालेगा 1 लीटर तेल डालेगा।
तो मैं समझ गया वो मेरे को 100 रुपए दे रहा था, 100 रुपए में 1 लीटर तेल आ जा रहा है, तो यानी ये नया प्राइस हो गया। कैसे? जब प्राइस कम होता है तो जितने परसेंट कम होता है उतने ही पैसे आपके बचने लग जाते हैं। तो 16 सही 2/3 इसका कितना हो गया? 1/6। कितना? 1/6। तो 1/6 यानी 100 रुपए बचेंगे, 100 रुपए में आज 1 लीटर आता है। अब इसी कंसेप्ट को जरा यहां अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाई 25%। प्राइस कितना बढ़ गया? 25%। इस वजह से एक आदमी अब 4 अंडे कम खरीद पाता है। कितने रुपए में? 240 रुपए में। यानी मैं कह सकता हूं कि उस आदमी के पास 240 का 25% यानी इतना रुपया उसके पास कम पड़ गया था। अगर इतना रुपया और होता तो आज वो 4 अंडे और खरीद पाता। यानी आज का प्राइस कितना हो गया मेरे भाई? आज का प्राइस कितना हो गया? सॉरी, 4 अंडे था ना। आज का प्राइस ये आ गया, इतने पैसे में आज की डेट में 4 अंडे आते हैं। खत्म। तो 4 से गया ये आपका 60 टाइम्स और 4 से गया ये आपका 15 टाइम। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, प्योर कंसेप्ट है या नहीं है? बात क्लियर है? अब समझिए। अब आप में से कईयों के मन में विचार आ रहा है कि सर अगर उसने हमसे पुराना प्राइस पूछ लिया तो क्या करेंगे? पुराना प्राइस पूछ लिया तो क्या करेंगे? पुराना प्राइस शायद 12 आया था ना। देखो, पुराना पूछेगा तो हम ऐसे करेंगे, 240 रुपए में 240 वो लेके जाता था, अब उसका 25% उसके पास कम पड़ने लग रहा है। यानी इतने रुपए में आज की डेट में इतने अंडे आते हैं, तभी तो इतने कम मिले। ये आज का प्राइस है। प्राइस में चेंज कितना हुआ? 25% बढ़ा है, तो 25% का मतलब 1/4। तो प्राइस 4 से 5 हो गया है। तो ये यानी ये पूरा जो है ये 5 रेशियो की वैल्यू है। यूनिटरी मेथड 4 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 5 से गया ये 2 बार, इस 4 से ये 4 चला गया, इस 4 से ये 24 गया 6 बार। तो 6 इंटू में 2, क्या आंसर 12 नहीं आया? क्लियर है? अब यहां पर मैंने एक स्टार मार्क लिखा था, वो मिट गया, वो याद है मुझे। अब देखो, स्टार मार्क क्या है कि अगर यहां पर इंक्रीज्ड की जगह डिक्रीज हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब वो 4 अंडे कम की जगह अधिक खरीद पाएगा। 4 अंडे कम की जगह वो अधिक खरीद पाएगा। फॉर 240 रुपीज फाइंड रेड्यूस्ड की जगह अब यहां पर इंक्रीज्ड आ जाएगा। इंक्रीज्ड की जगह वो कह सकता है नया प्राइस बताइए, फाइंड इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ एन एग। इस केस में भी आंसर 15 ही रहेगा जो पहले था। क्या आप बात को समझ पा रहे? देखो, बस बात इतनी ही तो होगी। अभी आप इस सवाल को भी ट्राई करके देखो, किसी भी मेथड से ट्राई करेंगे कि हमारे ओरिजिनल प्राइस में चेंज रहेगा, अभी भी नया प्राइस तो वही रहेगा ना, न्यू प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो 25% कम हो गया। यानी अब उसके पास 240 रुपए के अभी भी 25% पहले कम हो रहे थे, अब ज्यादा हो जा रहे, बच जा रहे, तो इसका 25%। पहले वो 4 अंडे कम खरीद पा रहा था, अब अधिक खरीद पा रहा है, तो अभी का प्राइस तो यही कांस्टेंट रहेगा। बात क्लियर हुई? हाँ, पुराना प्राइस चेंज हो जाएगा। पहले हम जो भी कर रहे थे अब कितना करेंगे? डिक्रीज हो गया 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 से प्राइस कितना हो गया? 4 से प्राइस कितना हो गया? 3 हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। पहले यहां 3 की जगह 5 आ जा रहा था। डन है? चलिए, अब इस सवाल को आप करेंगे, बिल्कुल सही बताएंगे। टाइमर आपके लिए थोड़ा सा मैं दे देता हूं रेफरेंस के लिए। मेंस में आए चाहे प्री में आए, कंसेप्ट हम समझ गए तो उड़ाना ही है, कोई रहम नहीं करना है। डन है? आ जाइए। नहीं है तो आपको पॉज करके ट्राई करते रहना। समय को रोकने की, पीछे करने की, आगे करने की सारी ताकतें अब आपके पास मौजूद हैं, है ना। चलिए, तो सवाल क्या कह रहा है? ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, वन कैन बाय 2 डजन एक्स मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग 162 रुपए देन द ओरिजिनल रेट पर डजन। ध्यान देना है। अब मुझे ऐसा लग रहा था उसने 2 डजन यहाँ पे दिया है, वो कहीं 1 अंडे का प्राइस ना पूछने लग जाए। इन छोटी छोटी चीजों के लिए रेडी रहना है, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों के लिए तो रेडी रहना ही है। तो प्राइस 25% कम हो गया है, यानी अब मेरे पास 162 का 25% यानी इतने रुपए बचेंगे।
अब इतने रुपए में 2 दर्जन एक्स्ट्रा अंडे आ रहे हैं, ये आज का रेट हो गया। वो क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल रेट बताइए। ओरिजिनल रेट 1 दर्जन ही कह रहा है, ठीक है, दर्जन की बात चल रही है, ओके। तो 25% कम हुआ है, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो प्राइस 4 से कितना हो गया है, 3 हो गया है। यानी मेरे भाई ये कितने रेशियो की वैल्यू, 3 की। बतानी कितने की है, 4 की। आपको ये भूल जाते हो, अगर वैसे भूलना नहीं चाहिए, 4 से 3, तो ये 3 रेशियो की वैल्यू, 4 की वैल्यू बता दी। ये 1 दर्जन का मूल आ गया। कल को अगर यहाँ पर एक अंडा कह देता तो 1/12 हो जाता। तो जो आंसर आपका यहां से आता है ना, जहां तक चांसेस हैं, वो 12 से कटने वाला दे देगा किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो अभी 1/12 नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें आपके अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 4 से गए 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और फिर 7 42, 27 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन, पहले ही हो चुका था। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a purchaser to obtain 8 kg more for 160। तो ये बात पक्की है कि यार प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन वो ज्यादा ही कर पाएगा सेम कॉस्ट में। तो अब क्या हो गया, 160 का 20% यानी कि 1/5, इतने रुपए उसके पास बच रहे थे और आज इतने रुपए में इतने केजी चीनी आती है। तो 1 केजी का प्राइस आज है, वो बिफोर की बात कर रहा है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो प्राइस जो है वो 5 से कितना हो गया, 4। तो ये नया प्राइस हमेशा हमारा इस तरीके से क्या निकलता है, नया प्राइस। तो 20% मतलब 1/5, तो प्राइस 5 से कम हो गया, रिड्यूस हो गया, 5 से 4 हो गया। तो ये 4 की वैल्यू है, 5 की पता करनी है। 5 से गया ये 5, ठीक है, 8 4 32। चलो 8 से गया ये 2 बार और 2 से गया ये 2 बार और इस 2 से गया ये 10, 5 बार। तो 5 इस सवाल का सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट है बस एक छोटी सी इक्वेशन बनाना। आई होप क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, मिक्सचर है। नहीं, मिक्सचर नहीं पढ़ने वाले हम, जो है मिक्सचर के कुछ सवाल जो है करेंगे डिस्कस। सवाल को आप एक बार आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। यहां मिक्सचर क्यों लिखा है उसको समझते हैं। ऐसा ही सवाल हम रेशियो में भी करेंगे, ऐसा ही सवाल हम मिक्सचर एलिगेशन में भी करेंगे। इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने सवाल देखा, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप इस सवाल को देखकर डिसाइड करें कि मैं इस सवाल को किस मेथड से करूंगा। मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर यहां पर ये परसेंटेज ना देके रेशियो दे दे, जैसे 20% शुगर है, अगर किसी में 20% शुगर है, ये शुगर सॉल्यूशन है ना, शुगर सॉल्यूशन यानी 80% वाटर होगा। बात को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही सवाल हम रेशियो में भी देखेंगे और ऐसे ही सवाल हम एलिगेशन में भी देखेंगे, ठीक है। इस टाइप के सवाल को हम एलिगेशन से करने को अवॉइड करते हैं। हमें एलिगेशन तभी लगाना चाहिए जब दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। इसमें एक टाइप का सवाल है जिसमें आप किसी एक चीज को निकाल भी रहे हो, तो इट इज बेटर कि ऐसे सवालों को हम या तो रेशियो से करेंगे या परसेंटेज से करेंगे। अभी रेशियो बताकर मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये बता दूंगा कि आप सवाल देखते ही कैसे डिसाइड करें कि हमें ये सवाल परसेंटेज से उठाना है या रेशियो से उठाना है। जिन स्टूडेंट्स ने बाई चांस कहीं और पढ़ रखा होगा तो वो पक्का यहाँ पर रेशियो में भी घुसे होंगे। लेकिन डिसाइड कैसे करें कि यार ये परसेंटेज से ही करना है या रेशियो से ही करना है, उस पर आते हैं। जब वो सवाल में परसेंटेज दे रहा है तो परसेंटेज से करो, इतना आसान है, और रेशियो दे रहा है तो रेशियो से करो। यानी अगर वो यहाँ पे देता कि एक शुगर सॉल्यूशन में शुगर और वाटर का अनुपात, शुगर 20% तो वाटर 80% हो गया टोटल, क्योंकि 100 होता है, तो ये रेशियो कितना आया, 1:4 आया, नहीं आया। तो अगर वो यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में देता है तो सवाल रेशियो से करते हैं, अगर परसेंटेज की फॉर्म में देता है तो परसेंटेज। क्यों? क्योंकि अगर आप परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हो देन वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि दोनों केस में कंसेप्ट हम सेम ही लगा रहे होते हैं। आ जाइए अब बढ़ते हैं हम कंसेप्ट पर। आ जाइए, कंसेप्ट क्या है इस सवाल का? कंसेप्ट है कि आपको यहां पर पकड़ना है कि कौन कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है। कांस्टेंट है का मतलब है जिसके साथ नो टचिंग, नो टचिंग,
नो टचिंग, ओनली सीइंग हो रहा है जिसके साथ, ठीक है, मतलब जिसको टच नहीं किया जा रहा है, फोकस करिए, जिसको टच नहीं कर रहे हैं वो चीज कांस्टेंट रहेगी। अगर मैंने कहा कि मैंने कोई चीज निकाल ली तो मैंने उसको टच कर लिया, मैंने कोई चीज डाल दी तो मैंने उसको फिर भी टच कर दिया, मतलब जो चीज कांस्टेंट रह रही है हमें वो पकड़ना है। सवाल को अब पढ़ो और अपने मन से मुझे पढ़ के बताओ कि क्या चीज कांस्टेंट है। इसे अभी डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। एक बार सवाल को पढ़ो और पता लगाओ कि क्या चीज कांस्टेंट है, किसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। 90 kg सुगर सॉल्यूशन कंटेन्स 20% शुगर, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, अगर ऐड कर दिया तो छेड़खानी हो गई, यानी शुगर कांस्टेंट नहीं है। इस सवाल में क्या कांस्टेंट है, वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट हो गया 50% क्वेश्चन इज डन, जो कि आप पढ़ते पढ़ते ही कर जाएंगे। अब समझो ध्यान से, ये हमारा कंटेनर बाद का है और ये हमारा कंटेनर पहले का है। ये मेरा पहले कंटेनर ऐसा था, बाद में ये ऐसा हो गया। क्या था इसमें, मान के चलो, वैसे चीनी और पानी मिले हुए रहते हैं ना, चीनी और पानी मिले हुए रहते हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि चीनी और पानी हमने अलग अलग डाल दिए। यहां तक ये पानी है, दिस इज वाटर एंड दिस इज वाटर, शुगर नहीं है, ये भी पानी ही है, ठीक है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी दोनों में बराबर है। इसके ऊपर कुछ चीनी रही होगी, इसी प्रकार इसके ऊपर भी वही चीनी रही होगी। अभी ये 90 kg का है, 90 kg था ना, और अभी ये भी 90 kg का है। लेकिन बाद में जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो इसमें हमने x kg क्या मिला दिया है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता वो शुगर कितनी मिलाई, x kg मैंने शुगर मिला दी, तो यहां पर ये x ऐड हो जाएगा। ये क्या है, ये वो पार्ट है जो मैंने ऐड किया, यही मुझे बताना है, यही x मुझे बताना है। अब यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर से करेंगे, बार बार करेंगे जितनी बार ये बात आएगी, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज बराबर है, तो आप कहोगे सर यहां पर जो है पानी की क्वांटिटी बराबर है, क्या पानी का परसेंटेज बराबर है, नो, द आंसर इज नो। समझो अब इस बात को, अगर मैं कहता हूं एक बच्चे के 30 नंबर आए, दूसरे बच्चे के भी 30 नंबर आए, तो क्या दोनों का परसेंटेज बराबर होगा, नहीं हो सकता है। इस बच्चे के 30 नंबर 30 में से आए हो और इस बच्चे के 120 में से आए हो, नहीं पढ़ता है, पढ़ना चाहिए। तो इसके 25% है, इसके 100% है, यानी कि कितने में से है वो इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। तो बस यही बात है, हम यहां पर कह रहे हैं कि वाटर की क्वांटिटी दोनों जगह पक्का सेम है, परसेंटेज अलग है, ये हम भी मानते हैं, हम मानते हैं। तो यहां पर अब देखो क्वांटिटी कितनी है, 90, 90 में से पानी कितना है जरा पकड़ना, 20% चीनी है तो 80% पानी होगा। ये वाटर की क्वांटिटी पहले केस में, यहां पर वाटर कितना होगा, टोटल क्वांटिटी कितनी है 90 प्लस एक्स, इसमें से पानी कितना है, कह रहा है कि वाटर हो जाए 60%, तो दे रखा है वाटर हो जाए 60%। वो यहां यही भी कह सकता था कि चीनी हो जाए 40%, तो यहां पर आ गया वाटर हो गया 60%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100। तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, 20 से गया ये 4 बार और 20 से गया ये 3 बार। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप नोट डाल के लिख लो, पहले भी लिखवाया था, फिर से लिखो कि जो चीज ये ब्रैकेट में, हम इसे एंड तक ओपन नहीं करेंगे, हमें इसे टच नहीं करना। क्यों, समझो, अगर मैं टच कर रहा हूं तो मैं अपने लिए कैलकुलेशन बढ़ा रहा हूं, इसको टच ही नहीं करना है। देखो एक तरफ आप मल्टीप्लाई करते हैं 270 प्लस 3x, फिर x को एक तरफ, अच्छा x वही है, फिर 270 माइनस करते हैं यहाँ पे 360 में से, काम थोड़ा सा बढ़ जाता, तो फिर आता हमारा 90 बराबर 3x शायद, फिर x की वैल्यू 30 आ रही थी, मतलब कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता। अभी क्या करना है, कुछ नहीं, 3 से सीधे काटो इसे, 90 को कितनी बार, 30 बार, 30 इंटू में 4 कितना हो गया 120, तो 120 बराबर 90 प्लस एक्स, तो कितने प्यार से निकल आया x बराबर 30। समझ रहे हो, क्या नोट करके लिखना है कि ये वाली चीज को कभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते। प्रॉफिट लॉस में भी ऐसे सवाल आएंगे, मल्टीप्लाई एंड में करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। कैसा लगा, आई होप दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आया। हमने जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट करके बस इक्वेट कर दिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स ऑल, देख लेना है। अब आ जाइए, ये सवाल आपको 35 सेकंड में करना है, चलिए 40 सेकंड में कर दो।
आ जाइए डिस्कस करें। सबसे पहली बात, क्या चीज कांस्टेंट है उसको पकड़िए। इन 60 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिंक इज 50%, ठीक है। हाउ मच कॉपर मस्ट बी रिमूव्ड, तो कॉपर को टचिंग कर दिया ना, तो यानी कि बस जिंक को बराबर कर दो जिंक से, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले 60 kg हमारा मिक्सचर था, उसमें 50% नॉट 50 kg 50% हमारा जिंक था। परसेंटेज अब लगाने की जरूरत नहीं है। बाद में मिक्सचर कितना हो जाएगा, रिमूव किया जा रहा है, कुछ कम हो जाएगा, तो 60 माइनस एक्स, और इसमें हमारा सो दैट जिंक बिकम 60%, तो जिंक 60%, जिंक ही चाहिए था कांस्टेंट, तो 60 से सीधे 60 को काट देते, तो 60 माइनस एक्स बराबर 50 है, तो तुरंत समझ गए कि यार एक्स की वैल्यू 10 हो गई, होगी नहीं होगी, खत्म। अगला सवाल, करें, देखिए अब क्या कह रहा है, इन 70 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर इज 10%, कॉपर कितना 10%, हाउ मच कॉपर मस्ट बी एडेड, तो कॉपर फिर से ऐड ही किया जा रहा है, तो जिंक बराबर हो गया जिंक के, ठीक है। सो दैट इट बिकम्स, अब थोड़ा सा अंग्रेजी का यूज कर रहा है, सो दैट इट, ये इट किसके लिए यूज हो रहा है, जो चीज ऐड करी गई है कॉपर के लिए, तो ताकि कॉपर जो है वो 40% हो जाए। तो पहले कॉपर कितना था 10%, तो 70 का 10 निकालेंगे 90, क्योंकि जिंक देखना है 90 बराबर, बाद में जो है कॉपर कितना हो जाना चाहिए, कॉपर हो जाना चाहिए 40%, तो 60% जिंक रहेगा। आप आगे पीछे कर सकते हो ना, क्वांटिटी पहले 70 थी, यहाँ पर 70 प्लस एक्स इंटू 60 कर दो, या 60 इंटू में 70 प्लस एक्स कर दो, बात एक ही है। बाद की क्वांटिटी कितनी होगी 70 प्लस एक्स, तो 30 से गया ये 2 बार, और 30 से गया ये 3 बार, 2 से गया ये कितनी बार 35 बार, 35 इंटू में 3 इज 105, तो 105 बराबर 70 प्लस एक्स, तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी 35। डन है। ये सवाल इस पर आए हैं मेंस में, शायद रिसेंटली कोई नहीं आया, बट पहले आते रहे हैं। अभी भी प्री वगैरह में सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, एलडीसी, जितने भी एग्जाम बाकी हैं उसमें एक आधी सवाल यहां से देखने के लिए प्री में मिल जाता है, ठीक है। इसी में किशमिश वाला एक बार सवाल आया था, अंगूर जो है उसमें से पानी उड़ गया तो वो किशमिश बन गया, इसी टाइप पे, इसी कंसेप्ट पर। करें डिस्कस, देखिए आराम से। सबसे पहले ये बात समझिए कि यहां पर ना ये दिन का कोई रोल नहीं है, ये तो बस ऐसे ही दे दिया है। मेन बात क्या है यहाँ पर, जैसे कोई भी फल होता है, आप ये जानते हो जब आप ताजा फल खरीदते हो तो वो उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो वो पिचकता जाता है, तो पिचकता है तो क्या चीज कम होती जाती है, उसमें से वाटर कंटेंट हम मानते हैं कि वो कम होते जाता है, वाटर उड़ते जाता है, ठीक है। तो किसी भी फ्रूट में हम ये मानते हैं कि उसमें दो चीज होती हैं, एक होता है वाटर, एक होता है पल्प। वाटर मतलब कि पानी, और पल्प मतलब कि गूदा। तो दिस इज वाटर, और ये जो है ये पल्प है। तो पल्प जो है हम ये मानते हैं कि पल्प वाला जो पार्ट है, गूदे वाला जो पार्ट है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हमें क्या चीज कांस्टेंट करनी होती है फल में, पल्प इज इक्वल टू पल्प, जितना पल्प पहले था उतना ही पल्प बाद में होगा। कह रहा वाटरमेलन वेज 20 kg एंड हैज 90% वाटर, आफ्टर 4 days some water vaporizes and it is now left with 60% water, how many kg of water vaporized, मतलब देख बताना है कितना पानी उड़ गया। तो हमने मान लिया, देखो पहले 20 kg था वाटरमेलन का वेट, अब उसमें पानी 90% था, तो पल्प कितना होगा, पल्प 10% होगा, इज इक्वल टू बाद में वाटरमेलन का वेट कुछ कम हो गया, एक्स मान लेते हैं, यही वो पानी है जो उड़ गया। अब पानी 60% बचा, यानी पल्प 40% हो गया। काटा पीटी कर देंगे, 20 से गया ये 2 बार और 2 से गया ये 5 बार, तो 20 माइनस एक्स बराबर 5, तो एक्स बराबर कितना हो गया 15 हो गया।
यानी कि 15 केजी पानी उड़ गया, बहुत पानी उड़ गया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, इस पर सवाल डेफिनेटली पूछे जाते रहते हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर सवाल रीजनिंग में भी आ जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें आई होप आपको सभी कुछ आता होगा, मगर हमारा कर्तव्य है कि आपको कुछ ना कुछ नया इंपॉर्टेंट सिखाते रहे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आराम से समझेंगे पहले कि वेन डायग्राम क्या होता है। कुछ छोटे छोटे से मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जहां पर आप अटकेंगे फिर हम बताएंगे, है नहीं अटकेंगे बहुत बढ़िया बात है। इसे कहते हैं यू। यू मतलब कि यूनिवर्सल सेट। सेट थ्योरी पर हम डिटेल में नहीं जा रहे, सेट थ्योरी का एक पार्ट है वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। ठीक है, तो यू यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके भी बारे में आप बात करोगे वो सब इसके अंदर है, पूरी सृष्टि इसके अंदर है, पूरा यूनिवर्स इसी के अंदर है, जिस बारे में लेकिन आप बात करोगे उसके। ठीक है, अब इसी में से कोई होगा ए और कोई होगा बी। अब इसका मतलब क्या है, मैंने ये क्या बनाया, मैंने बनाया कि हम यहां पर बात कर रहे हैं वो लोग जो न्यूज़पेपर ए और जो लोग न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं। इंग्लिश में हो सकता है, या ये कह लो अभी ई और एच कह लेते हैं। एक गोला डिनोट कर रहा है, एक गोला डिनोट कर रहा है उन लोगों को जो अंग्रेजी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये गोला डिनोट करता है जो हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके इंग्लिश हिंदी दोनों आता है कि भाई पुराने लोगों को हिंदी पढ़ना है, आजकल के बच्चे जिनको तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो दोनों भी आते हैं। तो ये है कॉमन वाला पार्ट, यानी कि दोनों। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हाथ रख के बताओ कि E माइनस एच क्या होगा या H माइनस ई क्या होगा, तो हो सकता है आप में से कई अटक जाए, है ना। अब उसको भी हमें डिस्कस करना है। अब समझो अगर मैं ये पूछूं कि बताइए कितने लोग हैं इसके अंदर, देखो ये अगर मैंने ये पॉइंट लगाया तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हो। आप कहोगे सर ये जो है अंग्रेजी का न्यूज़पेपर आता है इसके यहाँ, ये इसके यहाँ कोई न्यूज़पेपर नहीं आता, भाड़ में जाने दो। ठीक है, ये जिसके पास अंग्रेजी हिंदी दोनों आ रहा है, ये जिसके पास हिंदी आ रहा है, मैंने कहा ये जिसके पास कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आ रहा। इतनी बात आप समझ गए, इतनी बात आप समझ गए। अब हम आते हैं इंग्लिश और हिंदी। अब हम आते हैं थोड़े से टेक्निकल वर्ड पे, इंग्लिश एंड हिंदी। अब इनको समझिए, ये मैं कह रहा हूं ये वाला जो पार्ट है ना, अच्छा पहले तो E माइनस एच और H माइनस ई भी समझ लें। E माइनस एच होता है मतलब इंग्लिश में से हिंदी को हटा दो। अगर आप इंग्लिश में से हिंदी हटा दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। H माइनस ई क्या होता है, हिंदी में से इंग्लिश हटा दो, यानी ये वाला पार्ट आ गया। कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कॉमन को हटा दो, कॉमन को हटा दो। अब क्या बताओ, इंग्लिश माइनस हिंदी बराबर है हिंदी माइनस इंग्लिश के? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं इस वाले पॉइंट पर कि इंग्लिश या हिंदी का मतलब क्या है। तो मैंने कहा कि मैं इसको कह रहा हूं 1, इसको कह रहा हूं 2 और इसको कह रहा हूं 3। 1 का मतलब क्या है, इंग्लिश माइनस हिंदी। 3 का मतलब क्या है, हिंदी माइनस इंग्लिश। तो भाई 2 को क्या कहते हैं ये बताइए। तो अभी हम उस पर आएंगे और उसको कैसे डिनोट करते हैं उसको भी देखेंगे। इंग्लिश या हिंदी बताओ ये कौन सा रीजन है, इंग्लिश या हिंदी कौन सा रीजन है। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता हो या हिंदी का न्यूज़पेपर आता हो, तो यानी कि 1 + 2 + 3, यानी दोनों भी आएंगे तो भी चलेगा। इसी को कहते हैं E यूनियन H। यू का मतलब होता है यूनियन, मतलब कि केवल अंग्रेजी भी केवल हिंदी भी दोनों आएंगे तो भी चलेगा। अभी हम इसके फॉर्मूले पर भी आएंगे। बात समझ में आई। अब यहां पर जो और होता है ना, इसका मतलब हिंदी में होता है या। दोनों भी होंगे तो भी चलेगा, एक भी होगा तो भी चलेगा। इंग्लिश एंड हिंदी, एंड का यहां पर मतलब होता है और, हिंदी वाला और। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी का मतलब हुआ केवल और केवल पार्ट नंबर 2। दोनों चाहिए मुझे, दोनों। तो इसी को कहते हैं हम ई इंटरसेक्शन यू या ई इंटरसेक्शन एच। इंग्लिश और हिंदी है ना, यू थोड़ी, इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, मतलब जो पार्ट दोनों के बीच में कॉमन हो दैट इज 2। अगर मैं कहूं ओनली इंग्लिश, अगर इतनी ही बात हूं केवल इंग्लिश, तो इसका मतलब हो गया E माइनस एच। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यानी कि 1।
इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं कहूं केवल हिंदी तो इसको कह सकते हैं 3 या h माइनस ई। अब यहां पे कह दिए और, मतलब प्लस कर दो दोनों, ये केवल चलेगा ये केवल चलेगा, इनमें से कोई भी होगा तो भी चलेगा, तो इसको कहेंगे हम 1+3। ये छोटी छोटी बातें, ये वाला जो पार्ट हमने समझा ये रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं किसका, एन ई यूनियन या ए यूनियन बी से समझते हैं। यही फॉर्मूला है। ए यूनियन बी क्या होता है, तो ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मतलब क्या है कि ए और बी के अंदर कुल मिलाकर कितने नंबर्स होंगे या कितने लोग होंगे, कुछ भी, तो उसको समझो। ये फॉर्मूला तो आपको याद है, लेकिन ये आया कहां से, एक बार देख लो, फटाक से समझ में आ जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ए है और ये बी है। मैंने कहा ए बताओ, तो आप कहोगे सर ए मतलब कि 1+2। मैंने कहा ए के अंदर क्या है, तो आपने कहा 1+2। ये लोग नहीं है, ये रीजन है। रीजन का मतलब ये वो हिस्से को दर्शा रहा है, 1 2। ऐसी मैंने कहा यार बताओ बी क्या हो जाएगा, आपको सर बी हो जाएगा 2+3। तो मैंने कहा ए यूनियन बी बताओ, तो आप कहोगे ए यूनियन बी हो गया 1+2+3, यही तो आएगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, 1+2+2+3, क्योंकि 2 दोनों में है तो 2 बार आ जाएगा। लेकिन मुझे तो 1+2+3 चाहिए। आपको सर लोड क्यों ले रहे हो, लोड क्यों ले रहे हो, एक बार माइनस कर दो, क्योंकि ये वाला हिस्सा 2 बार आ जाता है, इसलिए एक बार माइनस किया जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस फॉर्मूला हैज डिराइव्ड, या दिस फॉर्मूला हैज कम। अंग्रेजी पे मत जाइए, मैथ के अब टीचर है। ठीक है, बात समझ में आई। ये फॉर्मूला कैसे आया, कॉमन वाले पार्ट को हटा दो, हमें ये वाला क्षेत्र बताना है, इसी को कहते हैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों के अंदर होता है। ये बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं, अब हमें स्टार्ट करना चाहिए ये। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि सर आप बहुत खींचते हो, आवश्यक है भाई। कोई ऐसा भी तो बालक होगा जिसने मतलब सीधे ही ये क्लास ज्वाइन करी हो, तो उसके लिए खींचना भी पड़ेगा। आ जाइए सवाल देखते हैं। कह रहा है इन अ टाउन 50% पर्सन्स लाइक टी, 40% लाइक कॉफी एंड 15% लाइक बोथ, देन व्हाट परसेंट ऑफ पर्सन्स लाइक आइदर टी और कॉफी। मतलब कोई भी होगा तो चलेगा। तो अब इसे दिमाग में सोचो, फॉर्मूला से करना फॉर्मूले से करो, नहीं तो दिमाग में सोचो। केवल चाय, केवल कॉफी, तो इसके अंदर वो लोग 2 बार आ गए, एक बार इधर भी आ गए, एक बार इधर भी आ गए, तो एक बार माइनस कर दिया। कितना आ गया, तो ये आ गया अपना 40 में से हमारे 15 चले गए, तो ये बच गया हमारा 25 और 50 75। 75 इज द करेक्ट आंसर। डन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे। समय नहीं दिया, कोई बात नहीं। ये समय वैसे मैं अपने लिए देता हूं ताकि मुझे आइडिया लगे कि कितना समय बीत चुका है, ठीक है। और आपको भी यूज करना है कि हाँ भाई इतनी देर के अंदर हमारा आना चाहिए। आ गया, नहीं आया तो पॉज करिए, समय को रोकिए। अब इसको पहले एक बार वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 55% लोगों को चाय पसंद है, 50 को कॉफी पसंद है और 45 को दोनों पसंद है। देन परसेंटेज पर्सन्स who don't like either of them, then how many percent persons don't like either of them। तो अगर मैं पूछूं दोनों में से कुछ पसंद हो, दोनों में से कुछ पसंद हो, तो वो ये वाले लोग हैं। अब वो कह रहे दोनों में से कुछ भी पसंद ना हो, एक भी चीज पसंद नहीं है, यानी कि मुझे चाहिए ये वाला बाकी पोर्शन। तो बाकी पोर्शन कैसे, टोटल में से माइनस कर दो ये वाला, आ जाएगा ना बाकी पोर्शन। टोटल क्या होता है, टोटल 100% होगा, सब कुछ है 100% है टोटल, है ना। हमेशा टोटल इज 100%, यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज 100%। अब कह रहा, तो मैं पूछ रहा हूं बताओ ये वाले रीजन की वैल्यू बताओ, यानी कुछ ना कुछ जरूर पसंद हो। तो आपको 55 + 50 माइनस में 45, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 और ये आ गया 60, 60%। ऑप्शन है क्या, एक ऑप्शन देना चाहिए था 60%। लेट अस सपोज ऑप्शन नंबर ए देता 60, यहां दे देता 60%, तो क्या होता, हम कहते हैं 60 आंसर आ गया, टिक करो। लेकिन 60 आया, कुछ ना कुछ पसंद है। उसने कहा भाई
देन पर्सन्स डोंट लाइक ईदर ऑफ देम, मतलब कुछ भी पसंद नहीं है, तो 100 में से माइनस कर दोगे 40% इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? मेंस का सवाल है, बढ़िया सवाल है, कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करें। जिनका नहीं हुआ ट्राई करिए, आराम से पकड़िए। इन एन एग्जामिनेशन 73% कैंडिडेट्स पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, 70% पास्ड इन जनरल अवेयरनेस एंड 64% इन बोथ। अगर 6300 फेल हो गए हैं दोनों में, तो बताइए टोटल कितने नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने थे। अब समझो, अभी तक हम परसेंटेज में बात कर रहे थे, अब उसने मुझे क्या दे दिया, नंबर दे दिया। इस सवाल को पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी एग्जाम है उसमें केवल 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसने हमें क्या क्या दे दिया है, उसने हमें सब दे दिया है जिससे हम ये निकाल सकते हैं। ये निकालने के बाद मैं निकाल लूंगा कि ये कितना परसेंट है, तो परसेंटेज में मेरे पास आ जाएगा। उसने कहा ये परसेंटेज जो है 6300 है। क्यों? इसका मतलब है कि वो पास हुआ है, चाहे वो किसी एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ हो, लेकिन इस ये क्या दर्शा रहा है कि बच्चा पास हुआ है। अगर मैं कहूं जो बच्चा यहां पर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये बच्चा दोनों में फेल हुआ है। रिपीट करता हूं, ये बच्चा इंग्लिश में पास हुआ है यहां पे मान लो, और यहां पर मैथ्स में पास हुआ है। तो अगर इसकी बात करें तो ये केवल इंग्लिश में पास हो गया, ये केवल मैथ में पास हो गया, ये दोनों में पास हो गया, तो इसका क्या हुआ, ये बेचारा दोनों में फेल, क्योंकि पास के अंदर वो किसी भी गोले के अंदर है ही नहीं। तो बात क्लियर है? आ जाइए। तो इसमें क्या करेंगे, इन एन एग्जामिनेशन 73% पास हो गए, ठीक है, प्लस 70 पास हो गए जनरल अवेयरनेस में, माइनस 64 जो है दोनों में पास हो गए, क्योंकि दोनों जगह ले लिया, माइनस कर दिया, तो ये आ गया 679 आ गया। यानी 79% बालक ऐसे हैं जो किसी न किसी में पास हुए हैं। तो 100 में से घटा दोगे तो 21% ऐसे हो जाएंगे जो दोनों में फेल हो गए। तो 6300 ये 21% की वैल्यू है। तो यूनिटरी मेथड लगा दो या काटा पीटी कर दो। 6300 सीधे हम एग्जाम में करते, ये 21% है। 100% की वैल्यू बतानी है। 21 से सीधा 3 बार कट रहा है, 3 के पीछे बहुत सारे जीरो हमारा आंसर है ना, बहुत सारे का मतलब 4। कोई और ऑप्शन अलर्ट कब होना है, जब मेरे पास एक ऑप्शन ये होगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। अभी मुझे पता है कि 3 के पीछे कुछ जीरो आंसर होगा। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कर पाएंगे अभी से? करें? नहीं हुआ ट्राई करते रहिए, जितना हमने अभी तक पढ़ लिया उससे सवाल हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने आपको हमेशा सिखाया ये सब बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं कि कौन से एग्जाम का सवाल है, कौन से एग्जाम का सवाल है, ये देखने की आवश्यकता ही नहीं है। छोटे से छोटे एग्जाम जिसको आप सोचते हो छोटा, उसमें बढ़िया से बड़ा सवाल आ जाता है। ठीक है, हमें बस सवाल देखना है, क्योंकि जब ये सवाल किसी भी एग्जाम में डाला जाता है तो एग्जामिनर को ये थोड़ी पता है कि मैं फलाने एग्जाम का पेपर बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सवाल पर। सवाल कह रहे हैं 60% स्टूडेंट जो है वो पास हो जाते हैं हिंदी में, 50% स्टूडेंट जो है वो पास हो जाते हैं अंग्रेजी में, और 10% छात्र जो है दोनों में फेल हो जाते हैं। अगर 100 बच्चे दोनों में पास हुए तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। आराम से समझेंगे, बढ़िया सवाल है। आप इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हो, या तो पास से कर सकते हो या तो सवाल को फेल से कर सकते हो। ठीक है सर, किससे करना चाहिए, जो चीज आपको क्लिक कर जाए वैसे कर जाओ। ठीक, अब एक बार फिगर के थ्रू समझो हो क्या रहा है।
हमें ये पता है कि ये 60% स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में पास हुए, तो हिंदी 60% है पूरा, और इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो 50% है। ये पूरा जो है ये पूरा 50% है। मुझे ये नहीं पता कि ये कॉमन वाला पार्ट कितना है, लेकिन इसको नंबर में बता रखा था 100। ये नंबर में बात करें तो ये 100 है, परसेंटेज नहीं पता। लेकिन उसने ये कह रखा है कि जो दोनों में फेल हुए, तो दोनों में फेल मतलब बाहर वाला हिस्सा पूरा, तो ये वाला हिस्सा कितना दे रखा है, वो है 10%। 10% जो है बच्चे दोनों में फेल हुए। तो फिगर से अगर आपके दिमाग में फिगर क्लिक करता है तो आप तुरंत समझ पाओगे कि यार फेल होने वाले वो बच्चे जो दोनों में फेल हुए हैं वो 10% है, यानी किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास होना, यानी इंग्लिश और हिंदी इज इक्वल टू 90। या फिर मैं ये कह सकता हूं ना, ई यूनियन, या का मतलब क्या होता है और का मतलब यूनियन। तो इंग्लिश या हिंदी में पास होने वाले बच्चे 90% है, तो बराबर इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस जो दोनों में हुए पास। तो ये कितना हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 60 और 50 110 माइनस में 90, यानी ये आ गया आपका 20%। तो 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए और 20% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी, 5 टाइम्स कर दोगे 500 आ गया। ठीक है, अब इसी को अगर मैं इसी सवाल को फेल से करता, ध्यान देना, अगर इसी सवाल को हम फेल से करते तो कैसे करते। अब ये जो हमने वेन डायग्राम बनाया है ये फेल वाले बच्चों को दर्शा रहा है। ये गोला किसको दर्शा रहा है, फेल वाले बच्चों को। सवाल कह रहा है 60% जो है वो पास हुए हैं हिंदी में, 60% जो है पास हुए हिंदी में। तो हिंदी में अब फेल कितने हो गए, तो आपको सर फेल हो गए 40, क्योंकि 60% पास है तो 40% फेल हो गए। इसी प्रकार से अंग्रेजी में पास हुए थे 50%, तो फेल कितने हुए, फेल भी 50%, और 10% दोनों में फेल हुए, और 10% जो है वो दोनों में फेल हुए। अगर मैं पूछूं बताओ टोटल इंग्लिश या हिंदी में फेल होने वाले परसेंटेज कितना, तो आपको सर 50 + 40 90, 90 में से 10 गया तो 80, यानी 80% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल हुए हैं। टोटल नहीं फेल हुए, 80% किसी ना किसी में फेल हुए हैं। तो 20% क्या होगा, दिस इज 20%। अभी 20% क्या है, या ना ही ये इस गोले के अंदर है, ना ही इसके अंदर, ना ही इसके अंदर, यानी ये दोनों में पास हुआ है, क्योंकि ये किसी में भी फेल नहीं हुआ है और किसी में भी फेल नहीं हुआ है। तो वो यही तो कह रहा है कि दोनों में पास जो हुए हैं वो 100 हैं। तो यहां से भी वही आ रहा है ना, 20% बराबर 100, सवाल खत्म, 100% 500, डन है। चलिए अब हम आ जाते हैं, इसी में 3 वाला केस होता है, इसको हम पहले आराम से समझेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान होता है। जो 3 वाला केस होता है ना वो कंपैरेटिवली आसान होता है, इसमें मुश्किल सवाल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आ जाइए अब 3 वाले केस को समझते हैं। समय है, जिनको जल्दी थी वो चले गए। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे रीजन बताएंगे। ये वेन डायग्राम शो कर रहा है, ये वेन डायग्राम शो कर रहा है घरों में आने वाले 3 न्यूज़पेपर, ए बी और सी। ए और बी, ए बी सी 3 ड्रिंक्स भी हो सकते हैं, न्यूज़पेपर भी हो सकती हैं। एग्जाम में आप देखेंगे ये प्रोफेशंस भी होते हैं, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, उसको डिनोट करा, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये a माइनस बी माइनस सी, इसको मैं क्या कहूंगा, अगर मैं कहूँ 1, ये वाला पार्ट है, ये सर्कल का ये हिस्सा, तो आप कहोगे ये a में से b को हटा दो जो कॉमन है और c को हटा दो, ये वो रीजन है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 7 हिस्से हैं इस पूरे सर्कल्स के। मैंने आपसे पूछा बताओ वो हिस्सा बताओ जो दिखा रहा हो क्या, कि या तो वहां पर घर में न्यूज़पेपर ए आता है या फिर बी आता है। यही मैं पूछ सकता हूं, न्यूज़पेपर ए भी आता है और बी भी आता है, तो आप कहोगे ए या बी, मतलब केवल ए भी चलेगा, केवल बी भी चलेगा, और दोनों आएंगे तो भी चलेगा। तो 1 2 5 4 7 6 ये सारे रीजन हो गए, कॉमा कॉमा डाल के। मैं कहूं ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, दोनों में कॉमन 4 और 7, ठीक है। मैं कह दूं ओनली ए, केवल ए, तो वो 1 है, ओनली बी केवल 2, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड नहीं आएगा, ओनली ए और बी, केवल ए हो या केवल बी हो तो 1, 2। अब मैंने कहा एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर आते हों। मैंने क्या कहा, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर आते हों।
एग्जैक्टली दो न्यूज़पेपर आते हैं, एक बार अपने रफ शीट में लिखो ये कि भाई एग्जैक्टली दो को क्या दिखा रहा है, ये सवाल आता है रीजनिंग में। एग्जैक्टली दो न्यूज़पेपर, ठीक है, बताइए, लिख लिया। तो देखो एग्जैक्टली दो कौन सा रीजन है, कि एग्जैक्टली दो, तो वो रीजन 4 है, रीजन 5, रीजन 6। यहां पर ही तो दो का इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। आप कहोगे सर 7, तो 7 में तो 3 आ रहे हैं ना। एग्जैक्टली एकदम गिनती के 2 आने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। फिर इसी में आ जाता है एक एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 न्यूज़पेपर आते हो, कम से कम 2 न्यूज़पेपर आते हो। अब वो कौन सा रीजन है, लिखो फटाक से। एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, इसमें भी गलती होती है, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट, एग्जैक्टली और एटमोस्ट। तो पहले अब हम एटलीस्ट पे आते हैं, कम से कम 2 न्यूज़पेपर आते हो, यानी कि 5, 4, 6, 7। मतलब देखो कम से कम 2 न्यूज़पेपर है, अगर 2 से ज्यादा होगा तो चलेगा, कम से कम 2 होने चाहिए। तो एक न्यूज़पेपर जहां रहा है उसको हटा दो, तो यानी 5, 4, 6, 7। इसी तरीके से मैंने कहा एटमोस्ट 2 न्यूज़पेपर, अधिक से अधिक 2 न्यूज़पेपर आने चाहिए, अधिक से अधिक 2, यानी बस 3 वाले को हटा दो, बस 3 वाले को हटा दो, यानी कि 1 से कम होगा तो भी चलेगा, सॉरी 2 से कम होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अधिक से अधिक 2। एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1, 1, 2, 3। एटमोस्ट 1, अधिक से अधिक 1, तो 1, 2, 3 और फिर बाहर वाला भी आ जाएगा। एटलीस्ट 1, कम से कम एक न्यूज़पेपर आए, कम से कम एक न्यूज़पेपर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कम से कम एक है। अब ये बाहर वाला नहीं है, अब इसका यूनियन बता देना। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इसके यूनियन वाले फॉर्मूले पर, ठीक है, समझ में आया। तो एन एन हम लिख रहे हैं ना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहां पर n का मतलब क्या होता है, नंबर, कितनी संख्याएं हैं इसके अंदर, कितने लोग हैं इसके अंदर, दैट इज नंबर। तो हम सीधे अब n नहीं लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c, सब आगे आगे जाता है, माइनस c इंटरसेक्शन a प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन सी। अब ये क्या बात हुई यार, पहले हम समझते हैं इसे कि भाई अगर मैं आपसे पूछता कि ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ, तो रीजन में वो आंसर क्या होता है, तो आप कहते हैं सर रीजन वाइज वो आंसर होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, यही आंसर आना चाहिए। लेकिन जब मैंने ए लिया तो ए में क्या आ गया, तो आपने कहा सर ए में आया 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7। बी में क्या आया, ध्यान से देखना, 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7। सी में क्या आया, तो सी में आया 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3। ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। अब आ जाओ फाइनल, हमने क्या किया, हमने इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब ये पिछले फॉर्मूले की तरह ही तो गया, ए प्लस बी प्लस सी, पहले क्या था ए प्लस बी माइनस ए बी, तो अब क्या हो गया ए बी सी, तो ये तीनों तो आने ही आने थे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आने लगता है कि जो तीनों में है उसको जोड़ो। यहां अगर आप इस बात को समझ लोगे तो ये आपको याद रहेगा हमेशा। कैसे, देखो ये मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, अब दोनों के बीच में कॉमन है, हटाओ, 4 और 7 को हटा दो आप, तो 4 हट गया, 7 हट गया, फिर क्या हटाओगे, 7 और 6 को हटाओगे, तो 7 हट गया और 6 हट गया, फिर किसको हटाओगे आप, फिर हटाओगे 5 और 7 को, 5 और 7 फिर से हट गया। तो मेरे पास अब ये है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, आपने कहा हाँ 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी होगा, 6 भी है, सब कुछ है, केवल 7 नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 आया 3 बार था, 7 आया 3 बार था और तीनों बार माइनस हो गया। जब ये तीन बार आया और जब कॉमन लिया तो तीनों बार कट गया, तो 7 तो है नहीं इसमें, इसीलिए 7 को ऐड किया जाता है और इसीलिए ये वाला पार्ट आता है। आई होप अब आपको क्लियर है। तो 3 वाला केस का जो सवाल है ना, देखने में बहुत लंबा लगेगा लेकिन उसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान रहता है। आ जाइए डिस्कस करते हैं। कह रहे 30% लोगों को चाय पसंद है, 25 को ये, 40 को ये, 15 दोनों, 20 दोनों, 25 दोनों, 10% तीनों। फाइंड कितने को कुछ भी पसंद नहीं है, यानी कि मैं टोटल निकाल लूंगा और उसे 100 में से माइनस कर दूंगा, तो कितना हो गया 30 प्लस
ये तो आसान है, +25 +40 माइनस दोनों में, माइनस दोनों में, माइनस दोनों में और प्लस तीनों में। आराम से लिखना, कुछ छूट ना जाए। डन। कितना आ गया? प्लस वाले जोड़ लो भाई, 40 50 60 70 80 90 95 और 10 105 माइनस 20 30 40 60, कितना आ गया? 45। तो 45% लोगों को कुछ ना कुछ पसंद है। 45 ऑप्शन दिया भी हुआ है, हम टिक भी कर सकते हैं, इसको ए डाल दो। करेक्ट आंसर कितना हो? जिसको कुछ भी पसंद ना हो तो वो हो जाएगा 100 माइनस 45। तो कितना आ गया? 55% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है?